छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। मैं 17वां परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हैं, जब कृष्णा के विवाह के बाद सुधा घर चली जाती है, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार पत्र लिखते थे, पर वह न जाती थी। जाने को उसका जी नहीं चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाई की देखभाल में उनका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने को राजी हो जाती, लेकिन वह विवाह में मोहल्ले की लड़कियां ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही नहीं लेते थे। अर्थात निर्मला के पति को मोहल्ले की लड़कियां ने उनकी वह दुर्गत की थी जो आने का नाम नहीं लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उसे हिले नहीं। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर के साथ निर्मला के घर आ पहुंचती है। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। उस पर निर्मला कहती है, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आज 3 साल के बाद मैके आई, और कि तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता और कौन आता है। सुधा इस पर कहती है, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो गए। निर्मला कहती है, बेचैन, रात को शायद नींद न आती होगी। इस पर सुधा कहती है, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं, उस दिन से बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला इस पर कहती है, लड़के तो ईश्वर ने 2 दिए हैं। इस पर सुधा कहती है, उन दोनों की बड़ी शिकायत करते थे। जियाराम अब बात ही नहीं सुनता। तुर्की बातें का जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के को याद करके रोया करता है। इस पर निर्मला कहती है, जियाराम तो बहुत ठीक है, तो बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। इस पर सुधा कहती है, क्या जाने बहन, सुना कहता है अपने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। और अपने पिताजी से कहते हैं, जो भैया को
आपने जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं। कई बार मुझसे विवाह करने के लिए ताने दे चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने को दौड़ा था। निर्मला सुधा की मुंह से बात सुन करके बड़ी चिंता में पढ़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसने यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया? तो सुधा कहती है, वह तुम ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझे क्यों दबने लगा? वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मानसाराम की आवाज़ अर्थात मानसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उनके पीछे उनके साथ कैसा निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी भी सिर पर है ही। आमदनी का यह हाल है। ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएं। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत ही न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उनकी छाती से लिपटी सो रही थी, मानो उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बड़े और जवान का भेद नहीं रखती, फिर सुधा का कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास ही नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुली तो निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोला, रे अभी तक तू सोई नहीं है? निर्मला इस पर कहती है, नींद ही नहीं आती। तो सुधा कहती है, आंख बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ मैं। चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। तो सुधा की मुँह से निकलती है। इस पर निर्मला कहती है, तुम्हें राज रोग हो गया है। इसे भारी रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब को कहो, दवा शुरू कर देगा। सुधा, आखिर जाकर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आती है तो उस दिन जरा देर में आंखें लगती है। इसी तरह इसके बाद निर्मला डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा से कहती है निर्मला। सुधा इस पर कहती है, कभी नहीं। उसकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। इस पर निर्मला कहती है, लो सोहन जाग गया। जाग गई तो भला क्यों सोने लगा? इस पर सुधा कहती है, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है।
मेरे साथ सोता है और मेरे साथ जागता है। इसका जन्म, उस जन्म का कोई तपस्वी है। इसके माथे पर तिलक कैसा निशान है, बाहों पर ऐसा ही निशान है, जरूर कोई तपस्वी है। इसी तरह बात करती है, इस पर निर्मला कहती है, निर्मला से कहती है, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूँगी। निर्मला कहती है, चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी कोई ब्याह होता है। तो सुधा कहती है, मैं तो करूँगी चाहे कोई कुछ कहे, ऐसे सुंदर बोह और कहाँ पाऊँगी। जरा देख तो बहन इसकी देह। इसके बाद कहते हैं, देखो बहन इसकी देह कुछ गर्म सा मालूम पड़ता है। इस पर निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना। सुधा कहती है, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद गर्मी लग गई है, उठकर सुलाई देता हूँ, सवेरे ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गई, सिर झुक गया, वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता न बोलता, चुपचाप, हाथ पैर भी नहीं हिलाता था, चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता है। तब उसके बाद सुधा घबराई। निर्मला को भी राय हुई कि डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम यहाँ कुछ काम का नहीं, साफ तो देख रही हूँ बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर क्या करेगी। सुधा कहते, अम्मा जी भला नज़र कौन लगा देता, अभी तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता उस पर कहती है, नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीद बुरी होती है, आप ही आप नज़र लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। मैं तो इससे हुकूमतें देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आँखें नहीं देखती हो, कितनी बड़ी हो गई है, यह नज़र का सबसे बड़ा पहचान है। बुढ़िया मारिया और पड़ोसी की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महरू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह दीद है, यह दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तिलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चे हंसने लगेगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, शेष अगले दिन। धन्यवाद।